मम्मी जी, बाहर कोई गाड़ी आई है, आपको पूछ रही है। कौन है वो लोग? उनके साथ एक गाड़ी भरकर मटर भी है। अरे बहू, वो हमारे गांव में जमीन है ना, जो हमने ठेके पर दी हुई है, उस जमीन पर मटर उगती है। वहां से हमारे लिए मटर आए हैं, एकदम तरोताजा। अरे वाह मम्मी, ये तो बहुत अच्छी बात है। असली खेतों की सब्जी का स्वाद तो बहुत ही अच्छा होता है। मैं आज खाने में मटर की सब्जी ही बनाऊंगी। हाँ, क्यों नहीं, खूब अच्छे से मिर्च मसाला डालकर बनाना। रवीना एक बड़े से फ्रिज में सारे मटर भर देती है। दरअसल काजोल अभी कुछ ही दिन पहले इस घर में बहू बनकर आई थी। उसके लिए सब कुछ नया नया था। कुछ दिन काजोल ने शौक शौक में मटर की सब्जी बनाई, पर अब तो इसकी सास रवीना का ये रोज का हो गया था। वो रोज रोज मटर की सब्जी बनवाती, जिससे काजोल परेशान हो चुकी थी। अरे बहू, मटर की सब्जी और रोटी बना ले। मेरे दोनों बेटे और तेरे पापा जी आते होंगे, आते ही खाना मांगेंगे, और मुझे बिना बड़ी जोर की भूख लगी है। क्या मम्मी जी, रोज रोज मटर की सब्जी बनवाती है? सुबह ही तो बनाई थी मटर। अब घर में सब लोग बोर हो चुके हैं मटर खा खा कर, कुछ तो नया बनवाया करो। ये ले, फिजूल खर्ची क्यों करनी है? अरे इतने मटर पड़े हैं घर में, किस काम आएंगे? पड़े पड़े खराब हो जाएंगे, इससे अच्छा कुछ बना ले उसका। मम्मी जी, रोज रोज तो पनीर भी नहीं खा सकता बंदा, फिर तो ये मटर है, मुझे इनका स्वाद बिल्कुल पसंद नहीं है। कुछ अच्छी सब्जी या फिर पनीर मंगवा लो ना बाहर से, वो बना दूंगी। अरे कोई सब्जी नहीं आएगी, ना ही कोई पनीर आएगा, सब मटर खाएंगे, तो ही मटर खाना। अरे एकदम ताजा ताजा घर के मटर है, लोगों को ऐसे मटर नसीब भी नहीं होते। चल जा, फटाफट बना ले। बहुओं के मुंह से ज्यादा चिकचिक पसंद नहीं है मुझे। काजल पांव पटकते हुए रसोई में आ जाती है और गुस्से से बड़बड़ाने लगती है। इतनी इज्जत करती हूँ मम्मी जी की, अपनी माँ की तरह इज्जत देती हूँ, पर ये हर समय इनको सासगिरी दिखानी है। भगवान जाने कब ये मटर खत्म होगी और कब इनसे मेरी जान छूटेगी, तब घर में कोई नई सब्जी आएगी। काजल जलते भूनते गुस्से में मटर की सब्जी और रोटी तैयार करती है और डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। सब लोग खाना खाने बैठते हैं। अरे बहू, फिर से ये मटर की सब्जी बना दी? अब क्या रोज रोज यही खाएंगे? मुझे मटर बिल्कुल पसंद नहीं है। सही तो कह रहे पापा काजल, रोज रोज ये मटर क्यों बना लेती हो? अरे भाई, हम क्या बकरियां भैंस हैं जो रोजाना एक जैसी चीज खाएंगे? अरे इसमें मेरी क्या गलती है? मम्मी जी घर में कोई और सब्जी रखती नहीं है, रोज रोज मटर बनवाती है, इसमें मैं क्या करूं? अरे तो क्या हो गया अगर मटर की सब्जी बन गई तो? भाई ये भी तो सब्जी है, वैसे भी हरी सब्जी सेहत के लिए कितनी अच्छी होती है। अरे तो मम्मी, हरी सब्जियां और भी तो होती है ना, जैसे पालक, लौकी, तोरी, बीन्स, शलगम। सिर्फ मटर ही हरी सब्जी है क्या? चुप कर बदमाश, अब अपनी माँ से जुबान चलाएगा। अरे हमारी जमीन की उगी हुई मटर है ये, इस्तेमाल नहीं हुई तो वेस्ट हो जाएंगी। फालतू की सब्जियां खरीद के क्या फायदा, जब ये खत्म हो जाएगी तब खरीद लेंगे। अरे इतनी लंबी चौड़ाई कमाई नहीं है हमारी जो यूं फिजूल खर्ची करे। चलो अब खाओ सब चुपचाप। क्या यार मम्मी, घर में मटर है तो इसका मतलब ये नहीं है दिन भर बस मटर की सब्जी बनती रहे। अरे खा लो भाई सब चुपचाप, क्योंकि चुप रहकर भी मटर खाने और चार बातें सुनकर भी मटर ही खाना है। सब मुंह बनाते हुए खाते हैं और अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। ये तो रोज का था। रोज मटर की सब्जी पर घर में बवाल होता, पर सास रवीना को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे तो बस अपनी ही चलानी थी। अगला दिन हुआ, सब लोग ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी अर्जुन वहां आकर कहता है, आज कोई जॉब पर मत जाओ। दरअसल मैं आंचल नाम की लड़की से प्यार करता हूँ और आज वो अपने मम्मी पापा के साथ यहाँ आ रही है रिश्ते की बात करने। ला जी, कर लो आजकल के बच्चों की बात। आजकल के बच्चे लड़की भी खुद ही पसंद कर लेते हैं और शादी कब करनी है ये भी खुद ही डिसाइड कर लेते हैं। हम माँ बाप की तो कोई इज्जत बची नहीं। अरे यार मम्मी, ये 90s की विलन की तरह क्यों बातें कर रही हो? आजकल जमाना बदल गया है। आंचल एक बहुत अच्छी, सुंदर और पढ़ी लिखी लड़की है। इतना ही नहीं, आंचल के पिता बहुत ही अमीर और शहर के फेमस लोगों में से हैं। उनके साथ रिश्ता जोड़कर शहर में इज्जत और बढ़ जाएगी अपनी। अरे अमीर होंगे अपने घर के, हमें कौन सा उनके घर खाना खाने जाना है। मुझे किसी की दौलत का कोई लालच नहीं है। अब जब तूने लड़की पसंद ही कर ली है तो क्या कर सकते हैं, करनी पड़ेगी शादी। थैंक यू मम्मी, यू आर दी बेस्ट। आंचल के घर वाले आने को ही थे कि अरे विष्णु, तू थोड़ा नाश्ते का सामान ले आ जरा बाजार से, और काजल बहू तू ना थोड़ी मजेदार सी मटर की सब्जी बना ले, भुनी भुनी। क्या रिश्ते वालों के सामने भी मटर की सब्जी? क्या रिश्ते वालों के सामने भी मटर की सब्जी? अरे तो इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है भला, मटर भी खाने की चीज है। अरे रवीना, मेहमानों को मटर कौन खिलाता है? आज तो कुछ अच्छा बनवा दो। देखिए जी, आपको भी पता है मेरे सामने किसी की नहीं चलेगी, इसलिए जो मैं बोल रही हूँ बस बनने दीजिए। काजोल फिर से मुंह फुलाकर मटर की सब्जी बनाने लगती है।
अच्छा ये कि अर्जुन की शादी होने वाली है। अब उसकी पत्नी ही आकर मम्मी जी के अकल ठिकाने लगाएगी। मेरे से तो ये काबू में नहीं आने वाली। थोड़ी देर में मेहमान आते हैं। अर्जुन और आंचल का रिश्ता पक्का हो जाता है और शादी की डेट भी फिक्स हो जाती है। आपकी बेटी तो बड़ी ही प्यारी और सुंदर है शालिनी बहन। जब अर्जुन ने मुझे बताया था तो मैं बहुत गुस्सा हो गई थी कि आजकल के बच्चे पूछते ही नहीं माँ बाप से, पर आंचल बहू से मिलकर सब गिला शिकवा मिट गया। सही कहा रवीना बहन, अब बच्चों की खुशी में हम भी खुश हैं। बच्चे खुश रहे और क्या चाहिए हमें। थोड़ी देर बाद खाना लगता है। सामने मटर की सब्जी देखकर आंचल और उसके मम्मी पापा हैरान हो जाते हैं। रवीना बहन जी, शादी तो पक्की हो गई है, पर ये मटर की सब्जी नई रिश्तेदारी में कुछ खास है क्या इन मटर में? पहली बार में मटर की सब्जी, थोड़ा अजीब लग रहा है इसलिए पूछ लिया। बुरा तो नहीं लगा ना बहन जी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं भाई साहब। और रही बात मटर की, तो बहुत खास है। अरे गांव में हमारी जमीन है ना जो हमने ठेके पर दी हुई है, ये वहीं के उगे हुए ताजा ताजा मटर है, तो सोचा क्यों ना आपको देसी मटर की सब्जी खिलाई जाए। 15 दिन की हो गए और अभी तक ताजे ताजे बता रही है। उफ, ये मम्मी जी ना कभी कभी तो हद ही कर देती है। फिर तो टेस्ट करनी ही पड़ेंगे बहन जी। बेटी के ससुराल में पहली बार आया है, खाकर तो जाएंगी। वो लोग मटर खाते हैं जो कि उनको बस आम ही लगते हैं। वो बिना कुछ कहे चले जाते हैं। कुछ ही दिन में आंचल और अर्जुन की शादी हो जाती है और आंचल दुल्हन बनकर अर्जुन के घर आ जाती है। अब आंचल की पहली रसोई थी जिस पे सास कहती है, बहू आज तेरी पहली रसोई है ना, एक काम कर, अच्छे से मटर बना ले। पहली रसोई में मटर की सब्जी, ये थोड़ा अजीब नहीं है मम्मी जी? मैंने सोचा था कुछ अच्छा बनाऊंगी, सब खुश हो जाएंगे, पर यहाँ रसोई में तो कोई सब्जी है ही नहीं। अरे तो अच्छा से बाद में बना लेना। आज तू जो भी बना देगी सबको वही अच्छा लग जाएगा। हाँ चल अब बना ले, सब इंतजार कर रहे खाने का। ठीक है मम्मी जी, मैं अभी बना देती हूँ। आंचल मटर की सब्जी रोटी तैयार करती है और डाइनिंग टेबल पर खाना लगा देती है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ अपनी वाइफ के हाथ का खाना खाने के लिए। एक्साइटेड तो मैं भी हूँ अर्जुन, तेरी वाइफ के हाथ का खाना खाने को। कम से कम आज मटर से कुछ अलग तो मिलेगा। देख रही हो बहू, सब कितने उतावले हो रहे हैं तुम्हारा बना खाना खाने के लिए। अरे आप बस भी करो, दिखा भी दो क्या बनाया आज खाने में। आंचल खाने की डिश खोलती है जिसे देखकर सबके मुंह देखने लायक होते हैं। ओह माय गॉड, आंचल मम्मी जी ने तुमसे पहली रसोई में ही मटर की सब्जी बनवा ली। क्या मतलब भाभी, मैं कुछ समझी नहीं। मटर पसंद नहीं है क्या आपको? अर्जुन भाई, अपनी बीवी को इस घर की मटर की हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब बता दे भाई। मेरे तो दिमाग का फ्यूज उड़ चुका है। ये देखकर सारे घर वालों के मुंह उतर जाते हैं। अर्जुन आंचल को सब बता देता है। दरअसल आंचल, अब से रोजाना मम्मी तुमसे मटर की सब्जी बनवाएगी। गांव में हमारी जमीन है ना, वहां से मटर आई हुई है, इसलिए जब तक वो खत्म नहीं होगी रोजाना तुमको मटर की ही सब्जी बनानी पड़ेगी। क्या रोज रोज? लेकिन रोज कोई कैसे खा सकता है? अब जो है सो है बहू। रवीना को अपनी बात सबसे मनवानी आती है। अरे भाई, राज जो चलता है उसका हमारे घर में तुमको भी मानना ही पड़ेगा। हाँ, तुम सब तो मुझे सीरियल की विलन समझ के बैठे हो ना। आंचल बहू, अब सब तुम्हें पता लग ही गया है ना, तो बार बार नहीं समझाऊंगी मैं। रोजाना समय से मटर बन जाना चाहिए, ठीक है? लेकिन मम्मी जी, रोज रोज मटर कोई कैसे? बोल दिया तो बोल दिया, मुझे आगे और कोई बहस नहीं चाहिए। जो बोला वही होना चाहिए। सब लोग रवीना के आगे चुप हो जाते हैं। बेचारी आंचल का चेहरा पहले दिन ही उतर जाता है। कई दिन बीत जाते हैं। रोज रोज मटर बनाकर आंचल का मूड खराब हो चुका था। उस दिन आंचल और काजल दोनों रसोई में मटर बना रही थी। रोज रोज इन मटर से तंग आ चुकी हूँ भाभी, ये मटर मेरे गले का फंदा बन चुका है। सबका यही हाल है आंचल, पर मम्मी जी के आगे कोई कहाँ टिक पाता है। सबने बारी बारी कोशिश कर ली, मम्मी जी कहाँ सुनती है किसी की। पर मैं ये सब नहीं खा सकती भाभी, मैं एक मॉडर्न परिवार से आई हूँ। मेरे घर रोज रोज नई नई डिशेस बनती है। मैं ये मटर नहीं खाने वाली। कुछ तो करना पड़ेगा, कोई तो तरकीब लगानी होगी। हम सब की तरकीबें फेल हो गई हैं। अब तुम लगाओ, शायद बात बन जाए। तभी घर की शादीशुदा बेटी शीना वहां आती है। भाभी, मिल गया जुगाड़। चलो चलो, शीना दीदी ही हमारे इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। दोनों बाहर आती हैं। अरे दीदी आइए ना, बैठिए ना, क्या लेंगी आप खाने में? अरे मैंने तो सोचा ही नहीं, भाभी के साथ थोड़ा समय बिता लूंगी। तुम प्यार से एक गिलास पानी पिला दो, वही बहुत है। ऐसे कैसे दीदी, आप इस घर की बेटी हैं, आपका ख्याल रखना हमारा फर्ज है। मैं फटाफट से आपके लिए चाय नाश्ता लाती हूँ। घंटों बिताने के बाद शीना जाने लगती है। ठीक है आंचल, मैं चलती हूँ। शुभम मेरा इंतजार कर रहे होंगे, जाकर खाना भी बनाना है। जल्दी आइएगा दीदी।
और ये एक बोरा मटर का ले जाइए। गांव में जमीन है ना, वहां से ताजा मटर आई है, सोचा थोड़ा आपके काम आ जाए। अरे वाह, मेरे अर्जुन भाई की पसंद कितनी अच्छी है, जो इतनी मॉडर्न होने के बावजूद इतनी संस्कारी पत्नी लाया है। हम तो धन्य हो गए। मैं तुम्हारे प्यार से दिए ये मटर जरूर ले जाऊंगी। क्यों नहीं दीदी, आपका घर है, आपका हक है। शीना सारे मटर लेकर चली जाती है। अब घर में मटर का एक दाना नहीं बचता। ये तो तूने मस्त काम किया आंचल, ना घर में मटर बचे हैं ना ही पकाने पड़ेंगे। अब मम्मी जी भी कुछ नहीं कर पाएंगी। हाँ भाभी, अब आएगा मजा। रात के खाने का समय होता है, डाइनिंग टेबल पर खाने को कुछ नहीं होता। ये क्या है बहू, सब खाने के लिए आ गए, तुम दोनों ने कुछ खाने के लिए बनाया नहीं है क्या? मम्मी जी, घर में मटर खत्म हो चुके हैं और कोई सब्जी भी नहीं है, तो हम क्या बनाते हैं? इतनी जल्दी मटर खत्म हो गए कैसे? अभी 15-20 दिन ही तो हुए आए, अब खाएंगे क्या सब? अरे तो क्या हो गया, मैं आज बाहर से कुछ खाना ऑर्डर कर देता हूँ, कल बाजार जाकर सब्जियां ले आऊंगा। हाँ, जल्दी से ऑर्डर कर दे, बड़ी भूख लगी है। इसी बहाने मटर से अलग तो कुछ खाने को मिलेगा। सब लोग अपनी अपनी पसंद का खाना ऑर्डर करते हैं, जिससे सास का मुंह उतर जाता है। बेकार में इतना महंगा खाना मंगाना पड़ा बाहर से, ऊपर से कल सब्जियां भी बाजार से मंगवानी पड़ेगी। दोनों बहुएं और बाकी सब खुश थे। इतने दिन बाद अलग खाना खाया था। अगला दिन होता है, तभी मटर से भरी गाड़ी फिर से उनके दरवाजे पर आ खड़ी होती है। मम्मी जी, फिर से मटर की गाड़ी? तो क्या सास को तुमने कम समझा? मैंने देख लिया था तुझे शीना को मटर देते हुए। बहुत हो गई तुम्हारी चालाकी, बनाओ अब मटर, इनसे पीछा नहीं छूटने वाला। ये देखकर दोनों बहुएं अपना सर पकड़ लेती हैं। हे भगवान, मम्मी जी तो एकदम इम्पॉसिबल है। पर मैं हार नहीं मानूंगी भाभी, मम्मी जी को मटर ही खाने ना, अब वो मेरे स्टाइल में खाएंगी। जरूर तुम्हारे दिमाग में कोई खुराफात चल रही है ना आंचल? हाँ भाभी, देखना शाम को मजा आएगा। आंचल के दिमाग में एक और खिचड़ी पकने लगी थी। रात के समय वो रसोई में जाती है और मटर उबालने लगती है। रात का खाना लग जाता है। समोसे? आज खाने में समोसे बने हैं? ये बहुत अच्छा किया बहू, बहुत पक चुका हूँ मटर खा खा कर। वाह आंचल, ये तो बहुत स्वादिष्ट और चटपटे हैं। सब लोग समोसे खाते हैं जो बहुत ही स्वादिष्ट थे। सब लोग तारीफ करते हैं। अरे बहू, इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी, इतना सारा पैसा लग जाता है समोसे बनाने में। मम्मी जी, खर्चे का इतना मत सोचो। आप सबको पता लगा कि ये किस चीज के समोसे हैं? ये मैंने मटर उबाल कर बनाए हैं, मटर के समोसे। क्या? ये इतने मजेदार मटर के समोसे थे? अरे आंचल, ये तो बहुत ही मजेदार है, लगा ही नहीं जैसे मटर के हो। आंचल, मजा आ गया, कल भी यही बनाना। कल ये हरगिज नहीं बनेंगे। अरे समोसे में कितना सामान लगता है, इससे सस्ती तो सब्जी आ जाती है। बहू, कल सादे मटर ही बनने चाहिए, सुन लेना कान खोलकर। ठीक है मम्मी जी, जैसा आप कहें। अगला दिन फिर होता है। डाइनिंग टेबल पर आज मटर की सब्जी, रोटी की जगह उबले भुने मटर की खुश्का सब्जी, साथ में पूरी, दही और सलाद भी थे, जिसे देखकर सास के तो होश ही उड़ जाते हैं। हे भगवान, बेड़ा गर्क, एक समय के खाने पे इतना खर्चा। अरे इससे सस्ता खाना तो बाजार से आ जाता। ये अमीर घर से आई बेटी हमें जरूर कंगाल कर देगी। लेकिन मम्मी जी, इसमें मेरी क्या गलती है? आपकी जिद है कि घर में मटर के सिवा कुछ नहीं बनेगा, तो अब हमारी मर्जी है कि हम मटर किस तरीके से बनाना चाहते हैं। सही तो कह रही है बहू, तुम दोनों करते रहो आपस में बहस, मैं तो खा रहा हूँ ये मजेदार सा खाना, मुझसे तो सब्र नहीं हो रहा। सब लोग खाने पे टूट पड़ते हैं। जो मटर देखकर इस परिवार की जान सूखती थी, आज कुछ ही मिनटों में सारा खाना झट से साफ कर देते हैं। अरे आंचल, सच में मजा आ गया, तुमने तो मटर की कीमत बढ़ा दी। हाँ, राशन का जो बिल बढ़ा है उसकी चिंता है नहीं। देख बहू, आखिरी बार बोल रही हूँ, आज के बाद कोई ज्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए। बस सादा मटर और रोटी बनेगी। ठीक है मम्मी जी, जैसा आप कहें। बस फिर क्या था, आंचल एक कान से सुनती दूसरे से निकाल देती। आज रात खाने में उबले भुने मटर बने, जिसको खूब मसाले डालकर अच्छे से ग्रेवी बनाकर उनके पराठे बनाए। वाह आंचल, क्या जबरदस्त मटर के पराठे बनाए तुमने। और ये मटर और दही का तीखा स्पाइसी सॉस, उफ, इससे तो स्वाद ही आ गया। हाँ आंचल, बहुत ही अच्छे बने। वो उबले मटर के समोसे जो बनाए थे ना, वो तो बहुत ही मजेदार थे। एक बार जरूर बनाना वो कल, मेरे कुछ दोस्त आएंगे। और मम्मी, आप गांव में कॉल करके और मटर मंगवा लो ना, अब तो रोज ऐसी ही मजेदार डिशेस खाने को मिलेंगी। हाँ, तुम सबको तो बस जुबान चलानी है, इतना खर्चा जो हो रहा है वो नहीं दिख रहा। ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है।
अब आंचल हर रोज मटर की नई नई चीज बनाती, जिससे रसोई का खर्चा 2 गुना ज्यादा आया, जिससे सास के होश ही उड़ जाते हैं। अरे बस कर बहू, तूने तो मुझे कंगाल कर दिया। इतना खर्चा तो रोज पनीर बनाने से भी नहीं आता। तो अब क्या करें मम्मी जी, रोज मटर खाने हैं तो ये सब तो बनाना पड़ेगा ना। अरे मेरी माँ, मैं हार गई और तू जीत गई, पर मेरे घर को ऐसे बर्बाद मत कर। मैं रोज बाजार से सब्जियां मंगवाऊंगी, अब मटर मटर की रट नहीं लगाऊंगी बस। मम्मी जी सच में अब खाने में रोज मटर नहीं बनेंगे? हाँ, यही तो बोल रही हूँ। अब ऐसा ही खाना बनेगा जैसा सबके घर बनता है। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, पर बहू वो मटर के समोसे हफ्ते में 2 बार तो मुझे जरूर चाहिए। क्यों नहीं पापा जी, बिल्कुल। फाइनली रवीना की अकल ठिकाने लगा ही दी थी उसकी मॉडर्न बहू ने, और उनका मटर से पीछा छूट गया था। देख बहू, सुबह उठकर सबसे पहले नहा धोकर ही रसोई में घुसना। मुझे वो लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं जो 10-11 बजे तक बिना नहाए ऐसे ही नाइटी पहनकर घर में घूमती रहती है। पहला दिन समझा रही हूँ कि मेरी रसोई में बिना नहाए एंट्री नहीं मिलने वाली। सास की बात सुनकर बहू कीर्ति हाँ में गर्दन हिला देती है। अगले दिन सुबह 6 बजे कीर्ति नहा धोकर रसोई में पहुंचती है तो देखती है उसकी जेठानी मीनाक्षी पहले से ही रसोई में खड़ी है और दूध उबाल रही है। मैं चाय बना देती हूँ, चाय तो सभी लोग पीते होंगे ना? हाँ, सबकी चाय बना लो, पूरे 7 कप बनेगी। ठीक है भाभी। कीर्ति गैस पर पानी चढ़ा देती है। अरे क्या कर रही हो तुमने तो बस 3 कप ही पानी रखा है, इतने पानी में सबकी चाय कैसे बनाओगी? भाभी मैं तो चाय ऐसे ही बनाती हूँ, आधा पानी आधा दूध। आप बताइए ना, अगर यहाँ पर सब लोग दूध में पत्ती लगाकर पीते हैं तो मैं पानी थोड़ा कम कर देती हूँ। मीनाक्षी कीर्ति की बात सुनकर हंसने लगती है। अरे भाई, दूध में पत्ती नहीं, हम लोग पानी में पत्ती लगाकर पीते हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि 1 कप दूध से ज्यादा माँ जी दूध डालने ही नहीं देगी चाय में, इसलिए पानी बढ़ा दो। भाभी इतने सारे लोगों में 1 कप दूध डालकर चाय कैसे बन पाएगी? अरे अभी नहीं हो ना तुम, इसलिए ऐसी बातें कर रही हो। कुछ दिनों में समझ जाओगे कि यहाँ पर चाय तो क्या, बाकी सब भी ऐसे ही बनता है। दोनों देवरानी जेठानी अभी बातें कर ही रही थी, इतने में उनकी सास रसोई में आ जाती है। अरे बड़ी बहू, बता दिया ना छोटी बहू को तुमने कि चाय कैसे बनानी है? माँ जी, भाभी ने बता दिया है कि चाय में बस 1 कप दूध ही डालना है। हाँ, साथ में मसाला चाय पीते हैं सब लोग। हमारे घर में ऐसी फीकी बीकी चाय कोई नहीं पीता। ऐसा करो, फ्रिज से सब लेकर आओ, लौंग इलायची सब। हाँ, कीर्ति फ्रिज से लौंग इलायची सब निकाल कर सास के सामने रख देती है। कीर्ति की सास अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा काटकर बहू के हाथ में देती है। देख बहू, इस अदरक को अच्छी तरह धोकर चाय में कूट कर डाल दे, और सुन, हरी इलायची डालना मत भूलना। इतना सुनते ही कीर्ति 2 इलायची निकालकर उसे ओखली में डालने लगती है। हे भगवान, 2 इलायची डालेगी क्या तू एक बार की चाय में? तुझे पता भी है इलायची कितनी महंगी है। अच्छा ठीक है माँ जी, 1 ही डाल देती हूँ। तो मुझे इधर दिखा, ये देख, आज इलायची का ये छिलका डाल दे, और ये बचे हुए दाने ना शाम की चाय में काम आ जाएंगे। किफायत से काम करोगी तभी घर चलेगा, समझी? समझ गई माँ जी, आगे से ध्यान रखूंगी। बड़ी बहू, जब खाना बनाओगी ना तो एक बार मुझे आवाज लगा देना, कहीं तुम्हें एक ही दिन में पूरे महीने का बजट गड़बड़ ना कर दो। बहुत कंजूस देखा है मैंने अपनी जिंदगी में, लेकिन माँ जी जैसा कंजूस आज जीवन में पहली बार देख रही हूँ। ऐसा कौन करता है? जैसी चाय माँ जी बनवा रही है ना, मेरी तो चाय पीने की इच्छा ही खत्म हो गई। इसी तरह का खाना पीना खाने की भी आदत डाल लो, क्योंकि माँ जी तो बदलने से रही, बदलना तो तुम्हें ही पड़ेगा। दोनों देवरानी जेठानी मिलकर सबको चाय और नाश्ता करा देती हैं। उसकी थोड़ी देर बाद सास रसोई में आती है। देख छोटी बहू, आज ना तेरी पहली रसोई है, इसलिए जो कुछ भी मैं बता रही हूँ उसको अच्छी तरह गांठ बांध ले। रोज रोज बताने में नहीं आऊंगी। देख, सब्जी में ये 1 ढक्कन से ज्यादा तेल नहीं जाएगा। हाँ, ये 1 लीटर तेल है ना, पूरे 2 महीने चलाना है, समझ गई? और ये इतनी सारी सब्जी क्यों काट रखी है? पूरे मोहल्ले को दावत देने का विचार है क्या तुम दोनों का? नहीं माँ जी, अब पूरे परिवार को खाना खिलाना है तो उसके लिए कम से कम इतनी सब्जी तो लगेगी ना। अरे इतने से काम चल सकता है तो फिर इतनी सारी सब्जी डालने की क्या जरूरत है? हाँ, तो चुपचाप वैसा ही कर जैसा मैं बता रही हूँ, समझी? ठीक है माँ जी, जैसा आप कहो। सास के जाने के बाद मैं मानती हूँ कि ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो सब्जी का खर्च बचाने के लिए आलू ज्यादा डालकर सब्जी बैलेंस कर लेते हैं, लेकिन माँ जी तो गोभी की सब्जी में गोभी ही डालने के लिए नहीं दे रही और ना ही आलू। फिर सब्जी कैसे बनेगी? पानी का नाम सुना है कि नहीं? हाँ, जितनी सब्जी माँ जी ने दी है ना, चुपचाप इतनी सब्जी काटो और बाकी
पानी डाल देना, हो जाएगा बैलेंस। जेठानी की बात सुनने के बाद अब तो बेचारी कीर्ति ने अपना सर पीट लिया था। उसे समझ में आ गया था कि वो बहुत ही गलत घर में फंस गई है। दोपहर में लंच के समय, अरे बेटा ये क्या, तूने तो दाल सब्जी ली ही नहीं, ऐसे सूखी सूखी रोटी खाएगी तो कैसे काम चलेगा? 4 दिन में कमजोरी आ जाएगी। बड़ी बहू चलो सब्जी और दाल दो छोटी बहू को। जी माँ जी, अभी देती हूँ। रहने दीजिए माँ जी, क्या फायदा दाल सब्जी खाने का, उसे खाकर भी शरीर में बस पानी की ही कमी पूरी होगी, बाकी तो दाल सब्जी में कुछ है ही नहीं। क्या कहा तूने? एक तो मैं तुझे इतने प्यार से खाना खिला रही हूँ, ऊपर से तू मुझे बातें सुना रही है। ठीक ही कहते हैं भाई, या कलयुग है, यहाँ किसी के साथ भलाई करो ना तब भी बदले में बुरा ही मिलती है। अरे आप तो मेरी बात का बुरा मान गई माँ जी। आप खुद ही देखिए ना, दाल के कटोरे में नदी से भी ज्यादा पानी तैरता नजर आ रहा है। और ये देखिए, गोभी आलू की सब्जी में गोभी को शायद माइक्रोस्कोप लगाकर ढूंढना पड़ेगा तभी नजर आएगी। बहू की बात सुनकर सास गुस्से में उसे घूरने लगती है। अब तो ये रोज का ही हो गया था। बड़ी बहू को पहले ही ये सब झेलने की आदत थी। अब धीरे धीरे छोटी बहू भी बेचारी रोते गाते इस नए कंजूसी भरे माहौल में एडजस्ट करने की कोशिश में लगी थी। एक दिन, माँ जी मेरे भैया का फोन आया है, आज शाम को वो मुझसे मिलने के लिए आने वाले हैं। अरे बड़ी अच्छी बात है ये तो। चल तेरा भाई आएगा तो कुछ तो शगुन देकर जाएगा ही, उसे से हफ्ते भर की सब्जी का खर्चा निकल जाएगा। सास का अटपटा सा जवाब सुनकर कीर्ति का सर ही घूम जाता है। शाम होती है और कीर्ति का बड़ा भाई उसके घर आता है। भाभी, मेरे मायके में कोई मेहमान आया ना तो मम्मी स्पेशल दूध में पत्ती लगाकर उसकी चाय बनवाती थी, और यहाँ पर तो सासू माँ एक एक बूंद का हिसाब लगाकर दूध डालने को कहती है। सच में बड़ी शर्म आ रही है मुझे तो। देख अब शर्म करने से तो कुछ होने वाला है नहीं, और तेरे मम्मी पापा ने ही तो ये रिश्ता किया था ना, थोड़ा बहुत तो उन्हें भी झेलना ही पड़ेगा ना। कीर्ति जल्दी से चाय बनाकर नाश्ता देखने लगती है। भाभी, चाय के साथ क्या नाश्ता दूं? कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। अरे नाश्ता घर में होगा तभी तो दिखाई देगा ना। माँ जी, नमकीन बिस्किट तो घर में लाने ही नहीं देती। ये जो 5 रुपए का ग्लूकोज बिस्किट रखा है ना, यही है हमारे यहाँ का मेहमानों को दिया जाने वाला स्पेशल नाश्ता। जेठानी की बात सुनकर कीर्ति बिल्कुल परेशान हो जाती है। कोई और रास्ता सूझता ना देख बेचारी पानी वाली काली सी चाय और ग्लूकोज बिस्किट लेकर भाई के सामने चली जाती है। कुछ देर रुकने के बाद उसके भैया वापस लौट जाते हैं। धीरे धीरे कीर्ति की शादी को 6 महीने पूरे हो जाते हैं और रक्षाबंधन का त्योहार आ जाता है। बड़ी बहू, रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है, तैयारी कर लेना। मेरी बेटी एकता भी 2 दिन पहले ही आ जाएगी, तो फिर गिफ्ट वगैरह ले आई हो ना एकता और उसके बच्चों के लिए। आप चिंता मत करिए माँ जी, मैं सब इंतजाम कर लूंगी। छोटी बहू, तुम्हारा तो इस बार शादी के बाद पहला रक्षाबंधन है ना, तुम्हें तो इस बार एकता के लिए कुछ स्पेशल गिफ्ट लेकर आना चाहिए भाई। कुछ ऐसा तोहफा लेकर आओ मेरी बेटी के लिए कि उसे ये पहला रक्षाबंधन हमेशा याद रहे। क्या ठीक है ना? माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। ये पहला रक्षाबंधन तो यादगार होना ही चाहिए एकता दीदी के लिए। रक्षाबंधन वाले दिन सभी लोग नहा धोकर अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर तैयार हो जाते हैं। कुछ ही देर में एकता रक्षाबंधन के लिए थाली सजाकर लाती है और दोनों भाइयों को राखी बांधने लगती है। दोनों भाइयों को राखी बन गई है। आओ भाभी, अब आप दोनों की बारी है, और जल्दी से अपने अपने पर्स की जिप भी खोलो, जेब हल्की करने का समय आ गया है। अरे क्यों नहीं भाई, बिल्कुल। रक्षाबंधन पर तो बहनों का अधिकार होता है शगुन पर। तुम्हें तुम्हारे हिस्से का शगुन जरूर मिलेगा। भाभी की बात सुनकर एकता बड़ी खुश हो जाती है और खुशी खुशी दोनों भाभियों के हाथ में लाई हुई राखियां बांध देती है। देखो भाभी, कितनी सुंदर राखी लेकर आई हूं मैं, भैया और आप दोनों के लिए। बाजार में जो सबसे महंगी राखी थी ना, वो पसंद करिए मैंने आप लोगों के लिए। ननद की बात सुनकर एक एक करके दोनों भाभियां लिफाफे ननद के हाथ में रख देती हैं। लिफाफा हाथ में लेने के बाद एकता बड़ी उम्मीद से दोनों भाभियों का लिफाफा खोलकर देखती है तो उसकी तो शक्ल का रंग ही बदलने लगता है। भाभी, ये कैसा बेहुदा मजाक है? क्या बात है बेटा, ऐसा क्या रख दिया तेरी दोनों भाभियों ने लिफाफे में जो तेरे चेहरे के हाव भाव ही बदल गए? खुद ही देख लो मम्मी, आपकी लाडली बहू ने क्या कारनामा किया है। एकता दोनों लिफाफे माँ के हाथ में थमा देती है। जैसे ही एकता की माँ लिफाफा खोलकर देखती है तो हैरान रह जाती है। आज के जमाने में ऐसा कौन है जो तुम लोग 11 रुपया देकर राखी बंधवा रही हो? तुमने तो भिखारी को भी फेल कर दिया। अरे शर्म नहीं आई अपनी इकलौती ननद के हाथ में 11 रुपए का लिफाफा थमाते हुए?
और छोटी बहू तो तू तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, पहला रक्षाबंधन है यादगार बना देगी, ऐसे यादगार बनाया जाता है? मम्मी जी आप भी ना हद करती हो। अरे क्या जरूरत है इतने सारे पैसे लुटाने की, जब इतने में काम चल सकता है तो ज्यादा खर्चा क्यों करना। और रक्षाबंधन कोई पैसों के लेन देन का त्योहार थोड़ी ना है, ये तो बस शगुन की बात होती है। और शगुन तो 1 रुपए से भी हो सकता है, फिर भी मैंने तो 11 रुपए रखे हैं। अच्छा जी, मेरी बिल्ली मुझसे ही मियाऊं, अब तू मुझे पट्टी पड़ाएगी? ठीक ही तो कह रही है माँ जी कीर्ति, आप ही तो हर बात में कहती रहती है ना, जब थोड़े से काम चल सकता है तो ज्यादा खर्चा क्यों करना। तो फिर यहाँ आपकी उसूल बदल कैसे गए? देखिए हमने ना आपको बदलने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर हमें समझ में आया कि आपको बदल पाना तो संभव नहीं है, इसलिए हम दोनों ने ही अपने आप को आपके रंग में डाल दिया। अब से इस घर में मन मुटाव और आपसी झगड़ों की कोई वजह ही नहीं बचेगी, क्योंकि हम दोनों ने भी अब आपकी तरह पाई पाई बचाना सीख लिया है। चुपचाप 5,000 इस लिफाफे में रखो। मेरी बेटी का इतना बड़ा अपमान करने की जुर्रत भी कैसे हुई तुम दोनों की? लगता है माँ जी आपकी याददाश्त बहुत कमजोर है। अच्छा चलो कोई ना, मैं आपको याद दिला देती हूँ। आपको याद है ना, अभी महीना भर पहले ही मेरे मायके में शादी थी, मेरे चाचा के लड़के की, और जब मैं शादी में जा रही थी तो आपने मेरे हाथ से लिफाफा वापस ले लिया था। और याद करिए क्या कहा था आपने? अरे बहू सच सवर कर चल तो दी तू, लेकिन ये बता लिफाफे में कितने रुपए रखे हैं तूने? माँ जी मायकी की पहली शादी है तो मैं सोच रही हूँ कम से कम 2100 तो शगुन में देनी ही चाहिए। आखिर हमारे परिवार के मान सम्मान की बात है ना। अरे मान सम्मान गया तेल लेना, तो इधर दिखा, ये लिफाफा ला इधर। इस तरह से तो तू 2 महीने का बजट बिगाड़ देगी। अगर इस तरह से दोनों हाथों से पैसे लुटाएगी ना तो थोड़े दिन में कटोरा लेकर बाहर बैठना पड़ेगा हम लोगों को। ये ले 51 रुपए, और चुपचाप यही लिफाफा अपने मायके में पकड़ा कर आ जाना। ज्यादा होशियारी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। माँ जी कैसी बात कर रही हैं आप? आज के जमाने में 51 रुपए का लिफाफा कौन देता है? क्या तेरे मायके वालों ने दहेज में पैसों का कोई पेड़ भी भेजा था क्या, जिसे हिला हिला कर रोज मैं नोट गिनूंगी? और वैसे भी बेटी के घर का ना 1 रुपया लेना भी गुनाह होता है, मैं तो फिर भी 51 दे रही हूँ। अब मुझसे बहस मत कर, जा, तुझे लेट हो रहा है ना, जा। और एक बात गांठ बांध ले, जब थोड़े में काम हो सकता है तो ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत क्या है? अब तो आपको याद आ ही गया होगा माँ जी, अगर मैं अपने मायके में 51 रुपए का लिफाफा दे सकती हूँ तो रक्षाबंधन पर 11 रुपए देने में क्या बुराई है। बहू की बात सुनकर सास अपना सर खुजलाने लगती है। उसे समझ में आ गया था कि उसका दांव उसके ऊपर ही उल्टा पड़ गया है। किसी तरह रक्षाबंधन का त्योहार भी बीत जाता है और उसके बाद एक दिन सवेरे 10 बजे ही फोन की घंटी धन धना उठती है। किसका फोन था माँ जी? बड़ी खुश नजर आ रही हैं आप। अरे बड़ी बहू, तुझे याद है मैंने अपने मोहल्ले की सहेलियों के साथ मिलकर किट्टी डाली हुई थी, तो इस बार पहली बार सबने मिलकर ये डिसाइड किया है कि इस बार की किट्टी मेरे यहाँ होगी। मैं ना सच में बड़ी एक्साइटेड हूँ। तुम दोनों मिलकर पूरे घर की बढ़िया से साफ सफाई कर दो, सब कुछ एकदम चकाचक होना चाहिए, और थोड़ी बहुत डेकोरेशन भी कर देना, और नाश्ते का भी A1 इंतजाम करना, समझ गई या नहीं? अरे भाई अपनी रेपुटेशन की बात है, तुझे पता भी है जब हम अपनी सहेली के यहाँ किट्टी करने जाते हैं ना, एक से बढ़कर एक आइटम खिलाती है मेरी सहेलियां। इतना बढ़िया इंतजाम होता है कि दिल बाग बाग हो जाता है। आप चिंता क्यों कर रही हैं माँ जी, आपकी तो 2 बहुएं हैं, हम मिलकर सब संभाल लेंगे। हमारे घर की किट्टी पार्टी ऐसी होगी कि आने वाले 5 सालों तक लोग मिसाल देंगे। क्या बात थी आपकी किट्टी पार्टी में, आप बस देखते जाइए हम दोनों क्या क्या करते हैं। कीर्ति और उसकी जिठानी मिलकर किट्टी पार्टी की तैयारी में लग जाती हैं। पूरे घर को शीशे की तरह चमका दिया था दोनों ने मिलकर। पर्दे, सोफा कवर और चादर भी बदली जा चुकी थी। अब बस सहेलियों के आने की देर थी ताकि मेहमानों के आने के बाद उनके सामने चाय नाश्ता लगाया जा सके। कुछ ही देर में घंटी बजती है और किट्टी की सारी औरतें घर के अंदर आ जाती हैं। अरे बहू सब हो गया कि नहीं? सब लोग आ गए हैं? छोटी जरा वो कांच के गिलास तो उठा, और फ्रिज में मैंने एक ठंडे पानी की बोतल रखी है, इसे भी निकाल कर लाना। अरे तुझसे मैंने कोल्ड ड्रिंक मंगवाई थी ना, फिर ठंडे पानी का क्या करेगी? और ये तो आधे लीटर की बोतल है, इस आधा लीटर कोल्ड ड्रिंक में किस किस को पिलाएगी तू? हमने कहा था ना माँ जी, हम दोनों मिलकर सब संभाल लेंगे, आप ना बिना बात चिंता करती हो। देखिए आधा लीटर कोल्ड ड्रिंक पे 1 लीटर पानी मिला देंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलने वाला, और वही सर्व कर देंगे। अरे जब इतने में काम चल सकता है तो क्या जरूरत है उतनी बड़ी बोतल मंगवाने की। हैं? ये क्या बात कर रही हो तुम दोनों? माँ जी काम के बीच ना आप डिस्टर्ब मत करिए। छोटी तू वो चिप्स के पैकेट रखे ना, खोल तो सही।
5 रुपए वाले 2 चिप्स के पैकेट। अरे करने क्या वाली हो तुम दोनों? माँ जी, अब इतने में काम चल सकता है, फिर उतना खर्च करने की जरूरत क्या है? ये 5-5 वाले 2 चिप्स के पैकेट है ना, इसी के बीच में थोड़ी सी नमकीन मिला देंगे, किसी को क्या पता लगने वाला है, और उसी के 4-5 पीस प्लेट में रख देंगे। कौन सा आपकी सहेली पेट भरने वाली है? अरे तुम दोनों के दोनों ये बताओ, तुमने इन चिप्स पापड़ के अलावा कुछ और मंगाया है, या आज मुझे किसी के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ोगी? माँ जी, आप भी ना छोटी छोटी बातों पर घबरा जाती हैं। किसने कहा कि हमने कुछ और खाने के लिए नहीं मंगवाया? अरे वो नंदू ठेले वाला है ना, उसके यहाँ 5 के 2 समोसे मिलते हैं। पूरे 15 समोसे मंगवाए हैं मैंने। सबको 2-2 देंगे, तब भी 1 बच जाएगा। देखा आपने मेरा मैनेजमेंट? क्या तुम दोनों ने उस ठेले वाले से समोसे मंगाए हैं मेरी किटी पार्टी के लिए? मैं तुम दोनों के आगे हाथ जोड़ती हूँ, भगवान के लिए अपनी अकल पर पड़े हुए पर्दे को हटाओ और थोड़ा दिमाग से काम लो। अरे सारे मोहल्ले में थू थू हो जाएगी मेरे नाम की। कर क्या रही हो तुम लोग? तो माँ जी, आप मानती हो ना, ये सब चिंदी चोरी करना सही बात नहीं है? हाँ बाबा हाँ, मानती हूँ। मेरी तौबा, मेरे बाप की तौबा, जो आज के बाद मैंने कभी कंजूसी की तो बस आज मेरी इज्जत नीलाम होने से बचा लो। अरे माँ जी, आपने कह दिया तो समझो हो गया आपका काम। देखो, आपकी किटी के लिए बढ़िया बढ़िया आइटम लाकर हमने पहले ही रखे हुए हैं। ये तो बस आपको सुधारने के लिए ट्रेलर था। पिक्चर अभी बाकी है। दोनों बहुएं सास की सहेलियों के सामने जल्द ही स्नैक्स सर्व करती हैं, जो सभी को बहुत पसंद आते हैं। अगले दिन, अरे बेटा, क्या जरूरत थी इतनी महंगी साड़ी लाने की? और माना कि गणपति उत्सव है, लेकिन उसके लिए इतने पैसे खर्च क्यों करने थे? कोई सस्ती सी ले आता। वैसे भी जब इतने से काम चल सकता है तो फिर उतना खर्च क्यों करना है? सुन लिया कीर्ति तूने? माँ जी चिकना घड़ा है, अपनी आदत उसे वो इतनी जल्दी बाज नहीं आएगी। फिर से शुरू हो गई है वो इतना उतना करने में। लीलावती, अरे ओ लीलावती, कहाँ हो तुम? क्या हो गया? क्यों चिल्ला रहे हो? यही तो हूँ, और कहाँ जाऊंगी? मुझे ऑफिस जाना है, नाश्ता कहाँ है? अरे आपको नाश्ता चाहिए तो नौकरों से मांग लीजिए, मेरा नाम क्यों चिल्लाते रहते हैं? घर में नौकर चाकर है तो इसका ये मतलब है कि मैं तुम्हें बुलाऊं ही ना? मुझे लगा था मैंने तुमसे शादी करी है, पर अब एहसास हो रहा है शायद मेरी शादी नौकरों से हुई है। आप ना बहुत जज्बाती हो जाती हो। मैं बस इसलिए कह रही थी क्योंकि मैं किसी और काम में बिजी थी। रुकिए, नाश्ता लगाती हूँ। लीलावती ने अपने पति हरिओम के लिए नाश्ता लगाया और तब तक उनकी लाडली बेटी पायल भी सोकर उठ गई। और मेरा टोस्ट कहाँ है? पहले हाथ मुंह तो धो ले। अरे बाद में धो लूंगी मैं। मेरी बच्ची को परेशान मत करो, उसे पहले नाश्ता करना है तो करने दो आराम से। आपने ही ना इसे बिगाड़ रखा है। अच्छा, मेरी इकलौती बच्ची है, इसका लाड नहीं करूंगा तो किसका करूंगा? आप चिंता मत करो मम्मी, मैं नाश्ता करके डायरेक्ट नहाने चली जाऊंगी, क्योंकि फिर मुझे साड़ियों की शॉपिंग पर जाना है। हे भगवान, एक तो तेरी ये साड़ियों की शॉपिंग खत्म नहीं होती। क्यों खत्म हो? मेरा एक ही तो शौक है, डिजाइनर साड़ियां। सही बात है, और क्या? सही है, आप इसे चने के झाड़ पर चढ़ाते रहो। कल को जब ये ससुराल जाए और वहां कुछ हो तो मुझसे ना कहना। पायल और हरिओम हंसने लगे और लीलावती चिढ़कर किचन में चली गई। कुछ देर बाद हरिओम ऑफिस निकल गए, लेकिन घर के अंदर कुछ और ही चालाकी पक रही थी। पायल अपने डिजाइनर साड़ियों के सपनों में खोई हुई थी, तभी लीलावती कमरे में आई। पायल तो मार्केट जा रही है ना, चल मैं भी चलती हूँ। मम्मी, आपको भी साड़ी लेनी है क्या? अरे मेरी बच्ची, तुझे क्या लगता है तुझे ही शौक है डिजाइनर चीजों का? ये जो तेरी आदत है ना, वो मैंने ही तो दी है तुझे। मम्मा, आप ना बेस्ट हो। चलो आज दोनों माँ बेटी जमकर शॉपिंग करेंगे। और फिर क्या था, दोनों निकल पड़ी बाजार की ओर। पहली दुकान से लेकर आखिर तक कोई दुकान बाकी नहीं छोड़ी। पायल एक के बाद एक रेशमी, कांजीवरम, बनारसी और चिकनकारी साड़ियां ट्राई करती जा रही थी, और लीलावती भी पीछे नहीं थी। मैडम जी, ये वाली साड़ी रेखा जी भी ले चुकी हैं। अरे हाँ, फिर तो ये पक्की हमारी। और वो गुलाबी वाली भी पैक कर दो, मेरे इंस्टाग्राम पर वही मैच करेगी। दोपहर से शाम कब हो गई दोनों को पता ही नहीं चला। 10-10 बैग्स थामे वो मुस्कुराती हुई जब घर लौटी तो हरिओम पहले से ही लौट चुके थे। ओहो, महारानियां घर आ गई। कहाँ घूम रही थी तुम दोनों? मैं तो ऑफिस से भी आ गया, तुम दोनों अभी लौटी हो? अरे जी, हम बस जरा सा मार्केट वॉक पर गए थे। जरा सा दिख रहा है, कितनी जरा सी वॉक हुई है। अरे वो सब छोड़िए ना पापा, देखिए हम कितनी सुंदर साड़ियां लेकर आए हैं। अच्छा, दिखाओ जरा।
पायल ने जैसे ही बैग्स खोले, रंग बिरंगी साड़ियों का सैलाब उमड़ पड़ा। हरिओम के तो होश उड़ गए। ये क्या, कितने की है ये सब? करीब 20,000। क्या 20,000 की शॉपिंग कर ली तुम दोनों ने? अरे मैंने तो सिर्फ 2 ही साड़ियां ली है, बाकी सब आपकी लाडली की है। मम्मा झूठ मत बोलो, आपने 4 ली है। लीलावती, तुझे क्या शौक चढ़ गया ये सब खरीदने का? अरे मैं तो सिर्फ आपकी बेटी के शौक पूरे कर रही थी। उसे देखकर मन ललचाया तो सोचा 1-2 साड़ी अपने लिए भी ले लेती हूँ। ओ पापा आप टेंशन ना लो, देखिए ना ये नीली वाली कितनी प्यारी है, आपकी आंखों की कलर से मैच करती है ना। हरिओम हंसने लगे। बातों ही बातों में उनका सारा गुस्सा गायब हो गया। दिन ऐसे ही बीत रहे थे। फिर पायल की जिंदगी में एक मोड़ आया जब वो बाजार में एक लड़के से टकरा गई। अंधे हो क्या, देख कर नहीं चल सकते? माफ कीजिए, लेकिन अगर अंधा होता तो इतने खूबसूरत लड़की को कैसे देख पाता? वो लड़का था विपिन, सीधा साधा, पर उसकी बात करने का तरीका कुछ अलग था। उसी टकराहट से एक शुरुआत हुई। धीरे धीरे वो मिलने लगे। कॉफी डेट, फिल्म, पार्क, इंस्टाग्राम स्टोरीज, सब में एक दूसरे के साथ। और फिर एक दिन, पायल मुझे नहीं पता हमारे बीच क्या रिश्ता है, पर मैं जानता हूं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। सच? हाँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ हाँ बिल्कुल करूंगी। और फिर पायल घर लौटी और अपने माँ बाप को सब बताने लगी। मम्मी पापा मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। ओहो, कोई नई साड़ी फिर से देख ली क्या? नहीं पापा, इस बार साड़ी नहीं लड़का देखा है। क्या? कौन लड़का, कहाँ मिला, क्या करता है? पापा उसका नाम विपिन है, बहुत अच्छा है, बहुत केयरिंग है। जब पता चला कि लड़का उतना अमीर नहीं है तो लीलावती को जैसे करंट लग गया। क्या अमीर नहीं है? अरे तू जो रोज साड़ियों पर 10-10 हजार उड़ाती है वो कैसे निभाएगा तुझे? मम्मी प्यार ब्रांडेड नहीं होता, मैं उसे चाहती हूँ। बेटा अगर तू खुश है तो हम तेरे साथ हैं। हरिओम मान गए, पर लीलावती को मनाना आसान नहीं था। लेकिन जब देखा कि पायल खाना पीना छोड़ रही है तो उन्होंने भी आखिरकार हाँ कर दी। उधर विपिन के घर में भी तूफान मचा हुआ था। उसके माता पिता विजय और सुषमा को ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं था। बेटा तो पागल हो गया क्या? एक अमीर लड़की लाकर हमारे घर की बहू कैसे बन सकती है? पापा मैं उससे प्यार करता हूँ और वो वैसी नहीं है जैसी आप सोच रहे हो। हाँ हाँ सब लड़के यही कहते हैं, और फिर घर के अंदर आकर पता चलता है असल में क्या होता है। देखिए मम्मी पापा, आप दोनों को मानना तो पड़ेगा, वरना मैं शादी कोर्ट में कर लूंगा। विजय और सुषमा एक दूसरे को देखते रह गए। बेटे की जिद ने उन्हें मजबूर कर दिया। आखिरकार दोनों परिवारों ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी। पायल की जिद, हरिओम का प्यार और विपिन का समर्पण, तीनों ने मिलकर वो कर दिखाया जो मुश्किल लग रहा था। शादी की तैयारियां जोरों पर थी। लीलावती की नाक फूली जा रही थी और हरिओम तो जैसे अपनी इकलौती बेटी के लिए आसमान से तारे तोड़ने को तैयार थे। कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, मेरी बेटी की शादी है, लोग देखेंगे तो कहेंगे वाह क्या रॉयल शादी की है हरिओम बाबू ने। हाँ बिल्कुल, आखिर इकलौती बेटी है हमारी। शादी धूमधाम से हुई। पूरे मोहल्ले की भीड़ उमड़ पड़ी। दुल्हा दुल्हन की जोड़ी देखकर सब दंग थे। बैंड बाजा, घोड़ी, हल्दी, मेहंदी, डीजे नाइट, हर रस्म में ऐसा लगता था जैसे कोई फिल्मी सेट हो। और फिर आई विदाई की घड़ी। आंसू, मुस्काने और भारी मन। पायल सजी धजी, आंखों में काजल बहाती अपने नए घर पहुंची। अरे वाह, क्या जादू है इस लड़की में, पहली ही झलक में मन मोह लिया। हमारी बहू नहीं किसी हीरोइन जैसी लग रही है। तभी विपिन की बहन सुरीली बोली, भाभी ये लहंगा ये वही है ना जो फिल्म में दीपिका ने पहना था? पायल मुस्कुराई पर कुछ नहीं बोली। हालांकि मन ही मन लड्डू फूट रहे थे। अगली सुबह नई बहू ने पहली बार अपनी अलमारी खोली और उसमें से निकाली अपनी खास बनारसी साड़ी, जिसमें सुनहरी जरी, पिंक बेस और मोतियों की कढ़ाई थी। हे भगवान, ये साड़ी! भाभी ये तो मुझे इंस्टाग्राम पर किसी सेलिब्रिटी ने पहनी थी ऐसा याद आ रहा है। हम तो कभी ऐसी चीजें टीवी में देखते थे, अब हमारे घर में आया भाई। पूरा परिवार बहू की पसंद और रॉयल स्टाइल देखकर मंत्रमुग्ध था। पायल खुद को किसी रानी से कम नहीं समझ रही थी। अगले दिन मोहल्ले की चर्चित और तेज जुबान वाली औरत रेशमा आधम की। अरे बहू कैसी हो, बहुत नाम सुना है तुम्हारा, जरा हमें भी दर्शन दो। अरे रेशमा जी आइए आइए बैठिए। पायल ड्राइंग रूम में आई। आज उसने फिर एक और नायाब कांजीवरम साड़ी पहन रखी थी। रेशमा ने बस नजर डाली और फर्श पर बैठे बैठे ही खिसक कर पास पहुंच गई। ओ बाप रे, बहू तुम्हारी साड़ी का पल्लू जरा छू लूं क्या? हाँ जरूर।
ये क्या सिल्क है कि चांदी का जाल? मम्मी के साथ लखनऊ से ली थी, सिर्फ 15,000 की है। रेशमा का मुंह खुला का खुला रह गया। 15,000? हम तो 1000 से ऊपर की सोच भी नहीं सकते। सुषमा जी, आप तो कमाल कर गई, इतनी महंगी साड़ी पहनने वाली बहू ले आई। रेशमा आंटी, आप नजर ना लगाओ। सब जोर जोर से हंसने लगे। सुषमा ने गर्व से गर्दन ऊंची कर ली। अरे ये मैं नहीं लाई, मेरा बेटा लेकर आया है बहू, और सच कहूं तो अब लगता है कि किस्मत खुद चलकर घर आई है। पायल मुस्कुराई। हालांकि अब उसके मन में थोड़ा गुरूर भरने लगा था। फिर अगले दिन सुषमा ने पायल से कहा, चलो बहू आज बाजार चलते हैं, कुछ किराने का सामान लेना है। जी मम्मी जी, अभी आती हूँ। बस वो ब्लू चिकनकारी साड़ी पहन लेती हूँ, मार्केट के लिए परफेक्ट है। साड़ी, चूड़ियां, पर्स, परफ्यूम, पायल तैयार होकर मानो रेड कारपेट पर निकल पड़ी हो। बाजार में पहुंची थी कि मोहल्ले की 3 औरतें सामने आ गई। अरे देखो देखो, वही है ना विजय बाबू की बहू? हाँ, वही जिसकी साड़ियों की बात पूरे मोहल्ले में हो रही है। बहन जी नमस्ते, आपका स्टाइल देखकर हमारा मोहल्ला ही चमक गया है। पायल शर्मा कर मुस्कुराई और सुषमा का सीना और चौड़ा हो गया। पहले लोग हमारे घर को पूछते नहीं थे, अब हमारी बहू ने फेमस कर दिया है हमें। जब दोनों घर लौटी तो वहां गेस्ट पहले से ही बैठे थे। हल्की फुल्की बातचीत के बाद सुषमा ने पायल से कहा, बहू जरा चाय बना कर लाओ, मेहमान बैठे हैं ना। अभी लाती हूँ मम्मी जी। जैसे ही पायल किचन की ओर गई, गेस्ट बोले, अरे वाह, आपकी बहू तो कमाल की सुंदर है। देखिए उसकी ये साड़ी, मेरी बीवी बिना ऐसी साड़ी के लिए तरसती है। आपके तो भाग्य खुल गया, ऐसी मॉडल जैसी बहू मिल गई। हाँ बस बेटा खुद पसंद कर लाया है। मुझे भी भाभी चाहिए थी, पर मॉडल बोनस में मिल गई। पायल जो किचन से ट्रे में चाय लेकर आ रही थी, ये सारी बातें सुन चुकी थी। उसके चेहरे पर अब घमंड है और अकड़ साफ उभर रही थी। पायल अब एक बदली हुई पायल थी। शादी के बाद का शुरुआती प्यार, तारीफों की बौछार और अपनी साड़ियों की वजह से मिली शोहरत ने उसके अंदर घमंड भर दिया था। वो अब हर पल खुद को किसी रॉयल प्रिंसेस से कम नहीं समझती थी। एक दिन वो मोबाइल लेकर बालकनी में आई और अपनी माँ को कॉल लगाया। मम्मी आपको पता है, यहाँ से मेरी तारीफ करते नहीं थकते। कहते हैं ऐसी बहू तो किसी के घर नहीं आई। मेरी साड़ियों के चर्चे पूरे मोहल्ले में हो रहे हैं। अरे तू है ही ऐसी, आखिर अमीर बाप की बेटी है। इन मिडिल क्लास वालों के बीच जाएगी तो तू चमकेगी ही ना बेटा। सच मम्मी, मुझे तो लगता है ये लोग मुझे देवी समझते हैं, और समझे भी क्यों ना, मैंने कोई मामूली चीज नहीं पहन रखी। माँ बेटी दोनों ने ठहाका लगाया। पायल के घमंड को जैसे पेट्रोल मिल गया। अब जब भी कोई तारीफ करता उसका जवाब होता, अरे 15-20 हजार की साड़ी ऐसी होती है, आपने शायद ऐसी साड़ी देखी नहीं होगी। दिल्ली फैशन हाउस की है। मैं ना हमेशा यूनिक चीजें पहनती हूँ जो सबको याद रह जाए। लेकिन वक्त का पहिया रुका नहीं। दिन बीते, तारीफें थमी और वही पुरानी साड़ियां अब अलमारी से बार बार बाहर आने लगी। पायल को अब महसूस हुआ कि अब उसके पास कोई नई साड़ी बची ही नहीं। ये सब तो पहन चुकी हूँ, अब कुछ बचा ही नहीं। मेरी तो इमेज खराब हो जाएगी। उसने गुस्से में पल्ला झटका और कमरे से बाहर आई। विपिन, मुझे शॉपिंग पे चलना है। मुझे 2-3 नई साड़ियां लेनी है। अभी? लेकिन पायल तुम्हारे पास तो पहले से बहुत सारी है। हाँ, वो पुरानी हो चुकी है। मैं रोज वही कैसे पहन सकती हूँ? मोहल्ले में मेरी एक इज्जत बन चुकी है। पायल देखो, बात को समझो। मैं तुम्हारे पापा जितना अमीर नहीं हूँ। मैं 1-1 रुपया जोड़कर घर चलाता हूँ। अगर 500-600 वाली साड़ी चाहिए तो ठीक है, वरना मैं तो नहीं दिला पाऊंगा। पायल की आंखों में आग सी जल उठी। वो खड़ी हो गई जैसे रणभूमि में उतरने जा रही हो। क्या? 500 की साड़ी मैं पहनूंगी? वो सस्ते कपड़े? सब हंसेंगे मुझ पर। मेरी कोई इज्जत है। तो उस इज्जत के लिए मैं अपनी हालत बिगाड़ लूं? पायल, घर चलाना आसान नहीं है। ये रईसी की आदतें छोड़नी होगी तुम्हें। बहस लंबी चली, कोई हल नहीं निकला। पायल चुप हो गई, लेकिन अंदर से उबलती रही। उसने अपनी अलमारी खोली, पुराने गहनों की डिब्बी निकाली, गुल्लक फोड़ी और धीरे धीरे अपनी सेविंग्स गिनने लगी। जो होगा दिखा जाएगा, लेकिन मैं अपनी इमेज गिरने नहीं दूंगी। उसने अपनी पूरी सेविंग्स एक डिजाइनर साड़ी में झोंक दी। अगले दिन जब वो साड़ी पहनकर आई तो सब फिर से तारीफों में लग गए। पायल, ये नई साड़ी कहाँ से आई? मैंने तो पैसे नहीं दिए थे। अपनी सेविंग से लिए। किसी के सामने बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। सभी पैसे साड़ी पर उड़ा दिए? जरा सोचती तो सही, कल को कोई जरूरत पड़ी तो क्या करोगी? विवाद फिर शुरू हुआ, बहस, खींचातानी, लेकिन ना कोई हल ना कोई समझदारी। फिर एक दिन एक शादी का न्योता आया।
अरे सब सुनो, शर्मा जी की बेटी की शादी है, पूरे परिवार को इनविटेशन है। सब एक्साइटेड थे, लेकिन पायल के चेहरे की रंगत उड़ गई। वो जानती थी अब उसके पास पहनने को कुछ नया नहीं था, सेविंग्स भी नहीं बची थी। रात को वो करवटें बदलती रही, तभी उसकी नजर पड़ी सुषमा की खुली तिजोरी पर। कुछ देर वो देखती रही, दिल धड़क रहा था, मन में द्वंद चल रहा था, लेकिन शौक ने विवेक पर जीत हासिल कर ली। थोड़े ही तो पैसे हैं, वापस रख दूंगी, अभी इज्जत जरूरी है। उसने धीरे से तिजोरी से कुछ नोट निकाले, आंखें बंद की और अपने कमरे में लौट आई। वो अपने शौक के लिए चोर बन गई थी। अगले ही दिन पायल मुस्कुराती हुई एक नई डिजाइनर साड़ी पहनकर घर लौटी। चेहरा चमक रहा था और चाल में वही पुराना घमंड लौट आया था, जैसे उसे फिर से अपनी रानी वाली इमेज पाली हो। अरे भाभी, ये कौन सी नई साड़ी है, बड़ी कमाल की लग रही है, कहाँ से लाई है? ले आई बस। तभी वहां से विपिन गुजरा और उसकी नजर पायल की साड़ी पर गई। ये साड़ी कहाँ से आई पायल? मैंने तो कोई पैसे नहीं दिए। वो मैं। तभी सुषमा की आवाज आई। अरे सुनो सब लोग, मेरी तिजोरी से पैसे गायब है, लगता है किसी ने पैसे उठा लिए। पायल के चेहरे का रंग उड़ गया, गला सूखने लगा और होठ कांपने लगे। उसकी नजरें झुक गई। पायल क्या बात है, तुम कुछ छुपा रही हो क्या? मम्मी जी, मैंने बस वो। मतलब तूने चोरियां शुरू कर दी? बहू बनकर आई थी या जेब कतरी? पायल, तुम्हें शर्म नहीं आई? सिर्फ एक इमेज बनाए रखने के लिए तुम चोरी करोगी? मैं मजबूर थी विपिन, सब मेरी तारीफ करते थे, सब कहते थे मैं अलग हूं। अगर मैं सस्ती साड़ी पहनती तो मेरी हंसी उठती। अरे तो उड़ने देती। क्या इज्जत इतनी सस्ती होती है कि उसे दूसरों की नजरों से तोड़ना पड़े? तुमने मुझे शर्मिंदा कर दिया। पायल फूट फूट कर रोने लगी। माफ कर दो मुझे, मुझसे गलती हो गई। मैं वादा करती हूँ अब ऐसा कभी नहीं करूंगी। नहीं पायल, अब नहीं। कुछ दिनों के लिए तुम मायके चली जाओ, मुझे थोड़ी दूरी चाहिए, बहुत गुस्सा आ रहा है तुम्हारे ऊपर। पायल सर झुकाकर अपने कमरे में चली गई और बैग लेकर मायके के लिए निकल गई। मायके पहुंचते ही पायल को लगा जैसे एक पुरानी जगह ने उसे फिर से गले लगा लिया हो। मम्मी कुछ नई साड़ियां चाहिए थी, आपसे लेने आई हूँ। अबे पगली हो गई है क्या? शादी हो गई है तेरी, अब ये सब बातें शोभा नहीं देती। पायल, हम नहीं चाहते कि दामाद जी को बुरा लगे, अब तुम्हें अपने ससुराल के अनुसार जीना होगा। पायल का चेहरा उतर गया। उसने बहुत मिन्नतें की, पर लीलावती और हरिओम नहीं माने। 2 दिन बाद जब वो मायके से लौट रही थी तो उसकी नजर एक बोर्ड पर पड़ी, डिजाइनर साड़ीज ऑन रेंट, ₹399 ओनली। पायल की आंखों में चमक आ गई। अगर खरीद नहीं सकती तो किराए पर ही सही, इमेज तो बनी रहेगी। उसने झटपट दुकान में जाकर एक चमचमाती डिजाइनर साड़ी किराए पर ले ली। वाह पायल, तू तो फिर से रानी बन गई। अगले दिन एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में पायल उसी साड़ी को पहनकर पहुंची। वहां सब उसकी तारीफों के पुल बांधने लगे। वाह पायल, हर बार कुछ नया, तुम्हारे पास साड़ी की फैक्ट्री है क्या? अरे बस यूं ही, थोड़ा स्टाइल में रहना पड़ता है। पार्टी में पायल ने दिल खोलकर एंजॉय किया, लेकिन जैसे ही घर पहुंची पता चला कि पड़ोस में भी एक पार्टी चल रही है। पायल चलो, शर्मा जी के यहाँ भी जाना है, उनके बेटे का बर्थडे है ना। पायल बिना सोचे वही किराए वाली साड़ी पहने वहां पहुंच गई। शर्मा जी की पार्टी में भी पायल की साड़ी ने धूम मचा दी। सब औरतें उसके आसपास थी। देखो तो सही क्या साड़ी है, ये तो हमारी कल्पनाओं से भी बाहर है। पायल मुस्कुरा रही थी मानो वो स्वर्ग में हो, लेकिन तभी दरवाजे से एक आदमी घुसा। अरे मैडम, कब तक इस साड़ी में नाचती रहेंगी? 24 घंटे हो गए, अब उतारिए से, मुझे वापस लेनी है। पार्टी में सन्नाटा छा गया। सबकी आंखें पायल पर टिक गई। चुप रहो, यहाँ सबके सामने ऐसा मत बोलो। क्यों ना बोलूं? सबको लग रहा है आप रानी है, बता दूं क्या आप किराए की रानी है? पायल का चेहरा फीका पड़ गया। सब औरतें उसे घूरने लगी। तो ये राज था, हमें लगा ये अमीर घर की बहू है। किराए की साड़ी में इतनी हवाबाजी, हाय राम, यानी वो सब भी किराए का ही था जिन्हें हमने इसका समझा। पायल कुछ कहती उससे पहले ही दुकानदार ने साड़ी का पल्ला पकड़ लिया। अब देर मत कीजिए, मुझे ये साड़ी वापस चाहिए। पायल रो पड़ी। सिर्फ एक बार की बात थी, बाकी सारी साड़ियां मेरी अपनी थी। पायल बेटा, ये सब करने की क्या जरूरत थी? भाभी, लोग कपड़े नहीं इंसान को याद रखते हैं। अब समझ में आया घमंड कितना खोखला होता है। हाँ, मैंने सब गंवा दिया। मैं बस चाहती थी लोग मुझे सराहे, लेकिन मैं भूल गई कि सच्ची इज्जत पैसे से नहीं इंसानियत से मिलती है। चलो अब रोना बंद करो। इंसान गलतियां करता है, लेकिन सीखना जरूरी होता है। अब ये दिखावा छोड़ो, आओ
सादी जिंदगी जीते हैं, सच्ची, साफ और सुंदर। और उस दिन के बाद पायल ने वाकई घमंड और दिखावा छोड़ दिया। हाय रे गर्मियों का मौसम, अच्छे अच्छे के पसीने छुड़ा दे। ऐसी ही गर्मी में बेहाल नीलम का भी कुछ यही हाल था। किचन में खाना बनाते बनाते नीलम बड़बड़ाती है, उफ, कितनी गर्मी है, खाना बनाना तो मुश्किल होता जा रहा है। मेरी तो जान निकल रही है इस गर्मी से। ऊपर से रोज इन लोगों को तरह तरह के डिशेस चाहिए। क्या बात है नीलम, अकेले अकेले क्या बड़बड़ा रही है, पागल हो गई है क्या? हाँ मम्मी जी, इस गर्मी ने मुझे पागल ही कर दिया है। सारा दिन किचन में पसीने से भीगी रहती हूँ, मुझसे और ये गर्मी नहीं झेली जाती। अरे तो बीच बीच में बेटा पंखा चालू कर लिया कर, थोड़ा आराम मिल जाएगा। बाकी खाना तो बनाना पड़ेगा ना। मम्मी जी खाना तो बनाना है, पर गर्मी में रोज 4 तरह की सब्जियां बनाने की क्या जरूरत है? हल्का सा भी कुछ बना सकते हैं। अब क्या करे बेटा, इस घर में ऐसे ही खाना बनते चला आ रहा है। अब दलिया खिचड़ी कोई खाता ही नहीं। ठीक से खाना बना ले, फिर आराम कर लेना। हाँ, ऐसा कहकर सावित्री हॉल में जाकर बैठ गई। तभी ऑफिस से प्रेम घर आया। ओहो मम्मी, कितनी गर्मी है बाहर, जैसे कि आग बरस रही है। इतनी कड़ी धूप है और गर्म हवाएं जैसे चुभ रही हैं। प्रेम, ये दिल्ली की गर्मी तो जान लेकर मानेगी। अरे मम्मी, गर्मी का पारा 45 डिग्री पहुंच गया है। इस गर्मी ने परेशान कर रखा है। इस गर्मी की वजह से तो नींद भी पूरी नहीं होती मेरी, और नीलम भी रसोई में परेशान है। नींद क्यों पूरी नहीं होती आपकी? एसी तो चलाकर रखती है आप सारा दिन, पता भी है कितना बिजली का बिल आता है। नीलम भी पूरा दिन एसी चलाती है, रसोई में पंखा है। अरे ऐसे कैसे चलेगा, महीने का 15,000 का बिल आ रहा है। देखिए आज से एसी चलाने की कोई जरूरत नहीं है। तभी नीलम ने आकर कहा, अरे इतनी गर्मी है, बिना एसी के रहा नहीं जा सकता। और किचन में पंखा चलता है ये आपको दिख गया, पर ये नहीं देखा आपने कि मैं कैसे गर्मी में पसीने से बहकर आप लोगों के लिए पकवान बना रही हूँ। अरे ये क्या बात हुई, मैं इतना बिजली बिल नहीं भर सकता। एसी सिर्फ रात में चलेगा, सारा दिन पंखे की हवा से काम चलाओ। आप ना कान खोलकर सुन लीजिए, मुझसे इतनी गर्मी में घर का काम नहीं होगा। रोटियां तो बिल्कुल नहीं बनेगी। जिसे खाना हो खाए, ना खाना हो ना खाए। तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? लड़ने से किसी बात का हल नहीं निकलेगा। इस गर्मी का शांति से बैठकर कोई हल निकालते हैं। अब गर्मी में तो गर्मी लगेगी, इस गर्मी को तो कम नहीं कर सकते। अरे मैं बताती हूँ ना, हमारा मनाली में जो फार्म हाउस है ना, वहां चलते हैं। गर्मियों में वहीं रहेंगे, वहां तो इस वक्त भी ठंडी होगी ना। ये बात आपने सही कही मम्मी, वहां तो गर्मी पड़ती ही नहीं। ठंडे ठंडे पहाड़ों पर रहेंगे, गर्मी तो दूर दूर तक नहीं लगेगी और बिजली की भी बचत होगी। तो फिर तो मैं भी आराम से खाना बना सकती हूँ। आप कहे तो आज ही सामान पैक कर ले, कल चल पड़ते हैं मनाली के पहाड़ों पर। अरे बहू नेक यार, पोछ पोछ चलो हम सब मिलकर पैकिंग करते हैं। 1 महीने की पैकिंग तुम अकेले कैसे करोगी? ठीक है मम्मी जी। नीलम, प्रेम और सावित्री पहाड़ों पर जाने की तैयारी करने लगे। मैं सोच रही थी 1 बोरी आलू के लिए चलते हैं, क्या कहते हो तुम दोनों? हाँ मम्मी जी, आप सही कह रही हैं। हम 1 बोरी आलू और 1 बोरी प्याज गाड़ी में रख लेते हैं। कपड़े और जरूरी सामान तो मैंने डाल ही लिया है। मेरा भी लैपटॉप लेना है, वहां बैठकर ऑफिस का काम कर लूंगा। पावर बैंक भी रख लेता हूँ। आप टेंशन मत लीजिए, मैंने सब रख दिया है। अब आराम से गर्मियां कटेंगी। मुझे नहीं जाना मम्मी पापा पहाड़ों पे, मेरे सारे फ्रेंड्स यही है, मैं वहाँ किसके साथ खेलूंगी? अरे बेटा यहाँ बहुत गर्मी है ना, गर्मी में तुमको घमौरियां हो जाएंगी, फिर रीचिंग होगी, है ना। इसलिए हम सब ठंडे ठंडे पहाड़ों पर चल रहे हैं, वहां आपको बहुत अच्छा लगेगा। वहां नए नए फ्रेंड्स भी बना लेना। ठीक है पापा, हम पहाड़ों पर चलेंगे। मैं गर्मियों के बाद अपने फ्रेंड्स के साथ खेल लूंगी। अरे वाह मेरी गुड़िया, तू समझदार होगी। चलो अब तुम सो जाओ, कल सुबह ही हमें निकलना है। ओके मम्मा, गुड नाइट। पिंकी सोने चली गई। नीलम भी पैकिंग करके सो गई। अगली सुबह नीलम, सावित्री, प्रेम और पिंकी मनाली के लिए रवाना हो गए। कुछ घंटों बाद वो लोग मनाली अपने फार्म हाउस पहुंच चुके थे। अरे आइए साहब, हम आपका इंतजार कर रहे थे। आपने कॉल करके बताया कि आप लोग यहाँ कुछ दिन रहने आ रहे हैं, तो मैंने अच्छी तरह सफाई कर दी है। अब आप लोग यहाँ आराम से रह सकते हैं। बस इसीलिए तो मैंने आपको फोन कर दिया था, ताकि आप सारी व्यवस्था करते रामू काका। अब हम यहाँ चैन से 1 महीना रहेंगे। वो सब तो ठीक है साहब जी, मुझसे जितना बन पड़ा मैंने कर दिया है, पर अब मुझे जाना होगा। अरे पर क्यों? हम तो अभी अभी आए हैं और तुम्हें जाना है, ऐसा कैसे चलेगा? क्या करें मेम साहब, अगर जरूरी ना होता तो हम नहीं जाते, पर घर पर हमारी पत्नी की तबीयत जरा खराब है तो हमें जाना पड़ेगा। जैसे ही वो ठीक हो जाएगी हम आ जाएंगे। ठीक है, अब कर भी क्या सकते हैं, जाइए आप। रामू अपने घर चला गया। तभी नीलम ने कहा, अब क्या ही कर सकते हैं, रामू काका को तो जाने से रोक नहीं सकते।
थोड़ी तकलीफ तो होगी, पर यहाँ गर्मी तो नहीं है कम से कम। बिल्कुल सही कहा बेटा तुमने। अब एक काम करो, चाय बना लो, सफर की थकान उतर जाएगी और ठंडे मौसम में चाय पीने का मजा ही कुछ और है। मम्मी मेरे लिए चॉकलेट मिल्कशेक बना दो, मुझे भूख लगी है। नीलम, चाय के साथ कुछ खाने के लिए भी लेती आना। यहाँ पहुंचे नहीं कि आप सबने फरमाइशें करनी शुरू भी कर दी। हाँ तो अब तुम कुछ बनाने से मना नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ गर्मी नहीं है। कि मैं लाती हूँ सबके लिए चाय नाश्ता। नीलम ने चाय और मिल्कशेक बनाया और थोड़े नमकीन साथ ले आई। अचानक मौसम खराब हो गया, जोरों से बारिश होने लगी। नीलम ने प्रेम और सावित्री को चाय पकड़ाई। अरे ये क्या, चाय तो ठंडी पड़ी है। नीलम, तुम्हें पता है ना मैं एकदम गर्म चाय पीता हूँ। अरे चाय एकदम गर्म थी, किचन से लाते लाते ठंडी हो गई शायद। यहाँ का मौसम ना बहुत ठंडा है शायद, मैं दूसरी बना देती हूँ। रहने दे बेटा, तू कितने भी चाय बना ले, रूम तक लाते लाते चाय ठंडी हो ही जाएगी। कल से हम सब रसोई में ही चाय पी लेंगे। मम्मा बहुत ठंड लग रही है। हाँ बेटा, ठंड तो बढ़ गई है, मेरे भी ना हाथ पैर बर्फ हुए जा रहे हैं। तू जाकर रजाई में घुस जा, थोड़ा आराम मिल जाएगा। नीलम, तू भी गर्म कपड़े और मोजे पहन ले और हमारे भी गर्म कपड़े निकाल दे। अरे बाहर तो बर्फ पड़ने लगी है, इसीलिए इतनी ठंड हो रही है। नीलम, तुम रात के खाने में कुछ अच्छा बना लेना, तब तक मैं पिंकी के पास जाकर आराम कर लेता हूँ। हाँ बेटा, मैं भी अपने कमरे में जाकर आराम करती हूँ। तो खाना बना ले तो बुला लेना बेटा। कमाल है, इन्हें ठंड लग रही है तो ये सब जाकर रजाई के अंदर घुस गया, और मेरा क्या, मुझे बस ऑर्डर दे दिया खाना बनाने का। अरे मुझे ठंड नहीं लगती क्या? पर इन लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। नीलम ठंड से कांपती हुई रसोई में गई। सब्जियां तो कुछ है नहीं, बस आलू प्याज है जो लेकर आए थे। एक काम करती हूँ, आलू प्याज की सब्जी और रोटियां बना लेती हूँ। पर मेरे तो हाथ ही काम नहीं कर रहे, ठंड से क्या करूं। एक काम करती हूँ, आज चूल्हे पर खाना बनाती हूँ, उसकी तपिश से शायद ठंड कम हो जाए। इसी तरह मन ही मन खुद से बातें करती हुई नीलम ने जैसे तैसे खाना बनाया और प्रेम, सावित्री और पिंकी को खाने के लिए आवाज दी। थोड़ी देर में सभी खाना खाने आ गए। मुझे तो बड़ी जोरों की भूख लगी थी और खाने की खुशबू से ना भूख और बढ़ गई। बहू तो पहले मुझे खाना सर्व कर दे ताकि मैं जल्दी से खाकर रजाई ओढ़कर सो जाऊं। जी मम्मी जी, ये लीजिए आलू प्याज की सब्जी और रोटियां, आज यही बनाई है। ये क्या, सिर्फ आलू प्याज की सब्जी बनाई तुमने? कोई सब्जियां नहीं थी क्या? पनीर वनीर कुछ बना लेती। अरे सब्जियां कहाँ से आएंगी, आज ही हम लोग आए हैं, अब बाजार से लाएंगे तब सब्जियां बनेंगी ना। और इतना दूध नहीं है यहाँ, पनीर नहीं बन सकती। चाय और पिंकी के लिए ही दूध हो पाएगा, पनीर दिल्ली जाकर खाइएगा। मुझे नहीं खानी है सब्जी, मुझे नूडल्स खाना है। जो बना है वही खाना पड़ेगा, यहाँ पहाड़ों पर रोज नया खाना नहीं बन सकता। ये अपनी दिल्ली नहीं है जो जब जी आया बाहर गए और 10 मिनट में सारा सामान ले आए। अरे क्यों डांट रही हो बेचारी बच्ची को, अब उसे क्या पता, उसे जो खाने का मन किया तो बोल दिया। पिंकी बेटा आज यही खा ले, कल पापा से मैगी मंगा दूंगी। हाँ ठीक है दादी, पर कल पक्का मैगी मंगाना। पहले गर्मी की वजह से अच्छा खाना नहीं बनता था, अब यहाँ आकर भी आलू प्याज की सब्जी खानी पड़ रही है। देखिए ताने मत मारिए, मुझे सब समझ में आ रहा है। कल सब्जियां ला दीजिएगा, मैं बना दूंगी। हाँ, यहाँ मैं घर का काम ही करता रहा हूँ, ऑफिस का काम कौन करेगा? अरे ऑफिस का काम भी जरूरी होता है, ये रसोई के काम खुद देख लो। यहाँ कौन सी ऑफिस है आपकी? हाँ, और मुझे यहाँ के बाहर का कुछ पता नहीं है। हे भगवान, अब तुम्हें कैसे समझाऊं, मैंने वर्क फ्रॉम होम ले रखा है, अब मैं घर से ही ऑफिस का काम क्या करूंगा? अरे तो जो बनाए चुपचाप खा लीजिए ना, कल सब्जी लाएंगे तभी खाना बनेगा, वरना करते रहे ना भूखे पेट अपना काम। नीलम की बात सुनकर सबने चुपचाप खाना खा लिया। अगले दिन प्रेम ने नीलम से कहा, नीलम तुम भी साथ चलो, मैं यहाँ का सब्जी बाजार दिखा देता हूँ, फिर तुम जाकर लेते आना सब्जियां। ठीक है चलिए। प्रेम और नीलम सब्जी लेने बाजार गए। रास्ते में उन्हें कावेरी मिल गई। अरे तू यहाँ कैसे नीलम, तू तो दिल्ली रहती है ना? हाँ यार, दिल्ली में बहुत गर्मी है तो सोचा थोड़े दिन यहाँ पहाड़ों पर रह लेते हैं। यहाँ हमारा फार्म हाउस भी है ना, तो रहने की टेंशन नहीं है। यहाँ रहने में ज्यादा टेंशन है नीलम, मैं तुझे डरा नहीं रही हूँ, बस सच बता रही हूँ। देख चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, यहाँ बाजार जाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है, पीने की पानी की भी व्यवस्था नहीं है, उसे भी थोड़ी दूर जाकर लाना होगा। अरे पर यहाँ गर्मी तो नहीं है कम से कम, और बाजार रोज कौन ही जाता है। अच्छा ठीक है, फिर तू यहाँ रहेगी तो अच्छा ही है, मिलना जुलना लगा रहेगा और मेरा मन भी लगा रहेगा। तेरी एक बेटी भी है ना? हाँ है ना, उसका नाम पिंकी है, 10 साल की है। नखरे तो इतने करती है पूछो मत, बिल्कुल अपने पापा पर गई है। तेरे नखरे कम थे क्या?
वो दिन भूल गई जब तुम मोमोज की चटनी अच्छी नहीं बनने पर कैंटीन वाले की भी क्लास लगा दिया करती थी। हाँ यार, तेरी बात सही है। पिंकी ना थोड़ी मुझ पर ही गई है। तूने तो आज बचपन के दिन याद दिला दिए। अब तो बातें होती रहेगी। वैसे मैं तुझे तेरे बचपन से ऐसे ही मिलवाती रहूंगी। आऊंगी एक दिन तेरे फार्म हाउस पर पिंकी से मिलने। अरे जरूर आना। चल मैं चलती हूँ, बहुत ठंड हो रही है। जल्दी घर पहुंचकर हीटर ऑन करके बैठूंगी, तब थोड़ा अच्छा लगेगा। हाँ हाँ, चल फिर मिलते हैं, बाय। कावेरी चली गई। तभी प्रेम से नीलम ने पूछा, और कितनी दूर है बाजार? कितनी ठंड हो रही है, मुझसे चला भी नहीं जा रहा इस बर्फ में। बाजार तो बहुत दूर है, थोड़ा नीचे जाना होगा, यहाँ आसपास कुछ नहीं मिलता। अरे ये तो बड़ी दिक्कत की बात है। इतनी दूर जाकर रोज सामान ले आना पड़ेगा। ठंड भी कितनी है। मुझे लगता है हमें एक रूम हीटर खरीद लेना चाहिए। सही कह रही है तुम। आज ही बाजार से एक रूम हीटर खरीद लेंगे। और इस बर्फ में ना मेरे तो पैर भी फिसल रहे हैं, चला ही नहीं जा रहा है। बेचारी नीलम बड़ी मुश्किलों से बाजार पहुंची, प्रेम के साथ सब्जियां और रूम हीटर भी खरीद लिया और फिर पहाड़ पर बने अपने फार्म हाउस पर आई। अब नीलम और प्रेम दोनों बहुत ज्यादा थक चुके थे। तभी सावित्री ने कहा, अरे इतनी देर कहाँ लगा दी तुम दोनों ने? सुबह 10 बजे निकले थे और दोपहर का 1 बज रहा है। सब्जियां लाने तो गए थे, बाजार से सब्जियां खरीद कर लाए हो या खेत से सब्जियां तोड़कर? अरे मम्मी, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही है? यहाँ बाजार पास में तो है नहीं, बहुत दूर पहाड़ों से नीचे जाना होता है, और फिर ऐसे बर्फीले रास्तों की आदत भी नहीं है। हाँ मम्मी जी, मैं तो बहुत थक गई हूँ। ऐसे पहाड़ों पर चलने से मेरा तो पूरा शरीर दर्द कर रहा है। आज खाना मुझसे नहीं बन पाएगा। एक काम कीजिए, आज का खाना आप ही बना लीजिए, और अब से जब भी मैं बाजार जाऊं ना तो खाना आपको ही बनाना पड़ेगा। क्या? मैं खाना बनाऊं? हाँ मम्मी, इसमें चौंकने की क्या बात है? आपके हाथ का खाना खाए कितने दिन हो गए, और सच में आज हम दोनों थक कर चूर चूर हो गए। आज तो खाना आप ही बना लीजिए। ज्यादा कुछ नहीं, बस दाल चावल बना लीजिए और साथ में भिंडी की सूखी सब्जी। हे भगवान, अब मुझे खाना बनाना पड़ेगा। दिल्ली में तो मैंने खाना बनाना कब का छोड़ दिया था। ये पहाड़ ना आए आफत हो गई। एक तो इतनी ठंड है और इतनी ठंड में काम करना पड़ेगा। नहीं, मुझे नहीं रहना और पहाड़ों पर क्या करूं? प्रेम और नीलम का मन है तो रुकना भी पड़ेगा। क्या हुआ मम्मी जी, आप क्या बड़बड़ाए जा रही हैं? कोई बात है क्या? अरे नहीं बेटा, कुछ भी तो नहीं। मैं बस रसोई में जा रही थी, हमारे ठंडे पहाड़ों की रसोई में। बनाती हूँ सबके लिए खाना। ठीक है मम्मी जी, खाना बन जाए तो आवाज लगा दीजिएगा, मैं जरा आराम कर लेती हूँ। हाय, मेरी कमर ही टूट गई। नीलम कराहते हुए कमरे में चली गई और सावित्री जी अब इन ठंडे पहाड़ों की रसोई में खाना बना रही थी। तभी सावित्री ने प्रेम को आवाज दी, अरे प्रेम बेटा, सिलेंडर खत्म हो गया है, अब खाना कैसे बनेगा? तू जल्दी से सिलेंडर मंगवा दे। अरे मम्मी, बाहर बारिश हो रही है, यहाँ नजदीक में कहीं सिलेंडर नहीं मिलेगा, बहुत दूर जाना होगा। यहाँ आसपास तो कुछ मिलता ही नहीं है। अरे तो फिर अब क्या करे? खाना नहीं बनेगा तो खाएंगे क्या? सबको भूख लगी है। सिर्फ चावल बन गया है, बाकी दाल सब्जी भी बननी बाकी है। बिना दाल के सिर्फ चावल कैसे खाए जाएंगे? तभी नीलम आती है, मम्मी जी क्यों ना हम लकड़ी का चूल्हा जलाकर खाना बनाए? अरे चूल्हा जलेगा कैसे? बारिश के कारण सारी लकड़ियां गीली हो गई हैं, अब चूल्हा नहीं जल सकता। मुझे भूख लगी है, खाना खाना है। चलो बेटा, आज तो ये सब चावल ही खाने पड़ेंगे। मैं इन चावलों में ना थोड़ी दही और चीनी मिला देती हूँ। पिंकी बहुत भूखी है, खा लेगी। हाँ मम्मी जी, यही सही रहेगा। इतनी ठंड में दही चावल ही खाने पड़ेंगे, और कर भी क्या सकते हैं। अब चावल भी बर्फ जैसे ठंडे हो गए और दही तो जम गया है। अब इतनी ठंड में ठंडे ठंडे चावल खाने होंगे। घर के सब लोगों ने जैसे तैसे ठंडे दही चावल खाकर अपनी भूख मिटाई। ठंड है कि बढ़ती जा रही थी। अब सब लोग ठंड से कांप रहे थे। सावित्री ने कहा, प्रेम बेटा, रूम हीटर चला दे, बहुत ठंड है। ये ठंडे चावल खाकर ना और ठंड लगने लगी है। हाँ मम्मी, हीटर तो चलाना पड़ेगा, वरना हम सब ठंड से बीमार हो जाएंगे। पता नहीं यहाँ के लोग कैसे यहाँ रहते होंगे। प्रेम जी, हीटर चलाने से भी बिजली बिल ज्यादा ही आता है, और फिर आपको प्रॉब्लम होगी, फिर आप गुस्सा करेंगे। अरे इतनी ठंड में हीटर नहीं चलाया तो हम इस दुनिया में ही नहीं रहेंगे। यहाँ रूम हीटर बिना नहीं रहा जा सकता। जैसे यहाँ ठंड से बचने के लिए हीटर की जरूरत है ना, वैसे ही दिल्ली में हमें भी गर्मी से राहत के लिए पंखे और एसी की जरूरत है। बिल दोनों जगह बराबर ही आएगा, पर वहां हम रहते आए हैं तो वो जगह हमारे लिए ज्यादा आसान है। 4 लोग अपने हैं, यहाँ तो कोई अपना सा नहीं लगता। नीलम ठीक कह रही है बेटा, वहां तो घर से निकलती ही कुछ दूरी पर बाजार है, जब जरूरत हुई 5 मिनट में सामान ले आए। यहाँ तो एक दूसरे के घर भी कितने दूर दूर है, ऊपर से ये बर्फ। यहाँ तो कुछ दिन घूमने आना ही अच्छा लगता है।
रहने के लिए अपना घर ही ठीक है। अब ठीक बोल रही है मम्मी, मुझसे बिना ये रोज रोज बर्फ जैसा खाना नहीं खाया जाता। ऊपर से अपने मन का तो कुछ बन ही नहीं पाता। बाहर निकलकर कुछ खाने की सोचे तो बस थोड़ी दूरी पर मैगी और चाय मिलती है, इसके अलावा और कुछ मिलता ही नहीं। हाँ, और हमारे दिल्ली में तो कितनी चाट, गोलगप्पे, मोमोज की रेडियां होती हैं, जो मन करे खाओ। और खाना खाना हो तो रेस्टोरेंट भी पास ही में। अपना घर ही बेस्ट होता है। मुझे तो दिल्ली की बहुत याद आ रही है। मम्मी मेरा भी मन नहीं लग रहा यहाँ, मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, बाहर खेलने के लिए भी नहीं जा सकती, इतनी ठंड है। मम्मी पापा चलिए ना घर चलते हैं, वहाँ मैं पूजा, डम्पी, टीकू के साथ जी भर कर खेलूंगी। मेरा स्कूल भी वहीं है, प्लीज पापा चलो ना। देखो अब तो मुझे भी लगता है कि हमें घर ही चलना चाहिए, यहाँ बहुत परेशानी हो रही है। लेकिन वहाँ एसी और पंखा दोनों चलेगा गर्मियों में, और आप बिजली बिल को लेकर बिल्कुल गुस्सा नहीं करेंगे। अरे ठीक है बाबा, चला लेना एसी पंखा। वैसे भी मुझे भी समझ में आ गया कि दिल्ली ही अपने लिए ठीक है, और इस कड़कड़ाटी ठंड से तो बेहतर दिल्ली की गर्मी है। नीलम तुम सामान पैक करो, हम आज ही घर जाएंगे। हाँ तो ठीक है, मैं पैकिंग कर लेती हूँ, पर एक बात कहनी है। ये जगह बहुत खूबसूरत है, और लोग यहाँ रहते भी हैं, पर बस हमें यहाँ रहने की आदत नहीं है ना। हम यहाँ आएंगे पर घूमने, घर बसाने नहीं। ठीक कहा बेटा तुमने, घूमने के लिए ये जगह वाकई बहुत सुंदर है। चल अब जल्दी पैकिंग करते हैं और यहाँ से निकलते हैं, वहां जाकर कोई ढंग का खाना खाएंगे। नीलम और घर वालों ने पैकिंग की, गाड़ी में सामान रखा और ठंडे पहाड़ों की रसोई को अलविदा कहकर अपने दिल्ली वाले घर के लिए रवाना हो गए।